बिल्कुल मेरे सीने से लग के रोई है यार। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे जी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन इंकशाफात के हवाले से जो दुआ ज़हरा ने दारुल अमान जाने के बाद किए। ज़हीर मेरा शौहर मुझे मारता था, मुझ पर तशद्दुद करता था, और इसकी बातें और ये चीज़ें हमने पहले भी बताई थी। जब इसके इंटरव्यूज़ आते थे तो इसकी आंखें सूजी हुई, नील पड़े हुए, हाथों पे कुछ निशानात, ये वाज़े करते थे कि दुआ ज़हरा जो है वो अज़ियत में है और उसे इस अज़ियत में रखा इसलिए जा रहा है ताकि वो अपने वालिदैन के पास जा ना सके, अपने वालिदैन से कुछ ऐसा बोल ना सके। और अब जबकि वो दारुल अमान जा चुकी है तो उसके अल्फाज थे, मेरे शौहर के साथ जो है मेरी नाचाकी हो चुकी है और मेरे पास कोई ऐसा घर नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ। सो मैं जो हूँ दारुल अमान जाना चाहती हूँ। दारुल अमान में पहुँचकर दुआ ज़हरा की जो हालत थी उसकी वो तस्वीर भी शेयर करेंगे, जिसे देखकर पहचानना मुश्किल हो रहा है कि ये वही दुआ ज़हरा है। दुआ ज़हरा किस तकलीफ़ से गुज़री है, जहाँ पर उसके माँ बाप, उसके घर वाले जो है शदीद परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, वहीं पर दुआ ज़हरा भी कोई खुश दिखाई नहीं दे रही। साफ ज़ाहिर हो रहा है कि दुआ ज़हरा अज़ियत में है। दुआ ज़हरा उसके वालिदैन अज़ियत में हैं, अवाम उसके साथ है, मीडिया उसके साथ है, लेकिन जो कानून इंसाफ दिलाने वाले अदारे हैं, कानून है, वो कोई भी शायद उनका साथ नहीं दे रहा। बच्ची को तकलीफ़ से गुजारा जा रहा है, उसको पपेट की तरह, एक पुतले की तरह इस्तेमाल किया जाता है, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर फेंका जाता है। अब दुआ ज़हरा जो है ये कहती हुई नज़र आ रही थी कि दुआ ज़हरा का कहना था कि उसके शौहर के साथ उसकी नाचाकी हो चुकी है और नाचाकी के बाद जो है वो उसके साथ नहीं रहना चाहती और ना ही उसका घर है वो घर जाना चाहती, क्योंकि उसे वहाँ पर भी जान का खतरा है तो उसे दारुल अमान भेजा जाए। सो उसने दारुल अमान का रास्ता इख्तियार किया और वहाँ पर चली गई। ख़वातीन व हज़रात, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि दारुल अमान जहाँ पर वो गई हैं वहाँ पर शबीर और ज़हीर दोनों की रसाई मौजूद है। वो इस सेंस में कि आप अगर याद हो दरख्वास्त जो दायर की गई, दुआ ज़हरा ने जो दायर की अदालत में, उसमें किसी का नाम मेंशन नहीं सिवाय दुआ ज़हरा। ये नहीं दुआ ज़हरा ने वो दरख्वास्त लिखी। ये कैसे मुमकिन है कि अदालती काम, कानूनी काम जो है, एक बच्ची जो 14 साल की है, जो एक पढ़ा लिखा इंसान अदालती काम नहीं कर पाता, तो एक छोटी सी बच्ची कैसे कर पाएगी, कैसे वो दरख्वास्त लिख पाएगी। तो इससे ये मतलब है कि ये प्री प्लान्ड है, कुछ ना कुछ तो है इस पीछे। हम जो सोच रहे हैं हमसे कई गुना आगे ज़हीर की सोच है और शायद हमें उससे ज़्यादा सोचना होगा। ज़हीर जो 21 साल का है और क्रिमिनल माइंड रखता है और उसने कई तरह के ऐसे केसेस शायद जीते भी होंगे और किए भी होंगे जिसका अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं सकता। दुआ ज़हरा केस में उसके लिए कोई मुश्किल ही नहीं लगती, उसके माथे पे ख़म नहीं होता, बल नहीं होता और वो खुशो खुर्रम कराची भी आता है अपनी जो है जिसे वो बीवी कहता है दुआ ज़हरा को, उसके साथ, और फिर दुआ ज़हरा को खुद दारुल अमान भी छोड़कर आता है। इसके पास प्लानिंग क्या थी? तो प्लानिंग ये थी कि दारुल अमान में लाहौर में ही रखा जाए, ये कहकर कि नाचाकी है मियाँ बीवी के दरमियान। मियाँ बीवी के दरमियान तो बहुत से लोगों की नाचाकी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दारुल अमान चले जाएं, कि ये होता है कि वो अपने शौहर का घर छोड़ दें। सो इससे ये वाज़ेह होता है कि दुआ ज़हरा के पीछे ज़हीर और उनके फैमिली मौजूद है और ये तमाम चीज़ें वही कर दे रही हैं। लेकिन वहाँ पर दरख्वास्त में किसी भी वकील का जिक्र नहीं किया गया, किसी भी शख्स का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि डायरेक्ट दुआ ज़हरा का नाम लिखा गया कि वो दुआ ज़हरा खुद लिख रही है, दुआ ज़हरा खुद कह रही है सब कुछ। और दुआ ज़हरा के जो बुनियाद पर जो है उसको जो है इस्तेमाल करके दारुल अमान भेज दिया गया है, बल्कि उसके वालिदैन के पास भी नहीं भेजा गया। जिब्रान नासिर जो इतनी देर से कह रहे थे कि वो अगर इधर आती है उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में के हवाले किया जाएगा ताकि बच्ची जो है सेफ़ एंड साउंड हाथ में रहे, उसके तमाम सिक्योरिटीज़ भी फ्राहम की जाएंगी उसे। लेकिन ज़हीर गैंग की एक और प्लानिंग सामने आई कि ये लाहौर से कराची जा ही ना पाए, ये लाहौर की ही होकर रह जाए। जिब्रान नासिर ने भी इसके हवाले से बहुत ज़बरदस्त जो है दलाइल दिए अदालत में भी, और बाहर जब उनसे इंटरव्यू लिया गया
जब उनसे पूछा गया, सहाफ़ियों के कोई सवालात आए इस मौजू पर कि आप जानते हैं कि उसने जो है इस तरह से दारुल अमान चली गई है, और आप जानते हैं कि क्या मुल्तान से ज़हीन ने जो है अपनी रिहाई की कुछ दरख्वास्त दायर की थी जिसको मंजूर कर लिया गया, तो इस पर उनका क्या मौक़िफ़ था, उन्होंने क्या दलाइल दिए थे। उनका कहना था नेक्स्ट समात में जो है वो बेहतरीन दलाइल देंगे और क्वेश्चन मार्क छोड़ेंगे जज साहिबान के सामने कि आखिर ये चीज़ों को मद्देनज़र क्यों नहीं रखा गया। तो आखिर वो दलाइल कौन से थे, दिखाते हैं, बताते हैं, सुनवाते हैं उनकी ज़ुबानी। यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि जब आप मुलज़िम को गिरफ़्तार करने के लिए निकल रहे हैं और मुलज़िम को पता है कि घेरा तंग हो रहा है, तो वो ये नहीं चाहता कि जब पुलिस मुझे पकड़े या पाए तो बच्ची मेरे पास से बाज़याब हो। वो एक मज़ीद डायरेक्ट एविडेंस होता है ऑन द रिकॉर्ड। तो एक बच्ची को एक खिलौने की तरह, एक प्रॉप की तरह जब चाहा अपनी कैद में रख लिया, जब चाहा डिस्कार्ड कर दिया। तो उसको अबैंडन करके ख़ुद से एक वकील करवा के एक एप्लीकेशन फ़ाइल करवाई गई जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया अब दरख्वास्त में कि मेरे अपने, जिसको हम मुबैना ख़ावंद कहते हैं, ताल्लुकात नाखुशगवार हैं। मैं अलहदा होकर अकेले एक रात कहीं रिश्तेदार के यहाँ गुजारी है बड़ी मुश्किल से, मेरा कोई नहीं है। और फिर वालिदैन के हवाले से जो बयानात 2-3 महीने से पहले से बच्ची से दिलवाए जा रहे थे वही आगे रिपीट कर दिए। मगर सवालिया निशान ये था कि जिस ऑर्डर के तहत बच्ची को भेजा गया है उस ऑर्डर में जज साहब ने ओरिजिनली हर जगह लगाया कि बच्ची शौहर के खौफ से और शौहर से बच के दारुल अमान जाना चाहती है। उसको फिर काट के पेन से अमेंड करा के पेरेंट करवाया है। चलें हम मान लेते हैं कि जी वो पेरेंट ही था, शौहर गलत लिखा। तो अगर वालिदैन के हवाले से दरख्वास्त में जब बच्ची ने खदशात ज़ाहिर किया आपने ऑर्डर में लिखे, तो जो खावंद के हवाले से खदशात ज़ाहिर किए और अपडेट्स दिए वो ऑर्डर में क्यों नहीं लिखे? ये कौन सा ऑर्डर है जो आपने ऑर्डर पे बनवाया है? मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि या तो फिर एप्लीकेशन पूरी रिप्रोड्यूस की जाएगा, जज साहब ये काम कर रहे हैं, ये सवालिया निशान होगा मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है। दूसरी बात इसमें ये है, आपको एक खबर आई उड़ती उड़ती, हमारे पास कोई नोटिस तो नहीं आया कि मुल्तान बेंच से 22 जुलाई तक के लिए जो एक राहदारी बेल हासिल की गई है। अच्छा, कानून 3 चीज़ों पे वाज़े है। एक तो ये कि जब आप बेल अप्लाई करते हैं आप पे फ़र्ज़ है कि आप उस अदालत को बताएं कि आपने यहाँ से पहले भी कोई बेल अप्लाई की है। दूसरा ये कि अगर आपकी कोई बेल डिनाई करता है या डिसमिस करता है या आप कोई विड्रॉ करते हैं तो दूसरी बेल भी आप उसी अदालत में फ़ाइल करते हैं ताकि वो जज सुने। तीसरी बात ये है कि आपको जो प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है, चूँकि वो एक्सेप्शनल रिलीफ होता है, आपको असल में बेल नहीं दी जा रही, आपको एक राहदारी के लिए कुछ वक्त के लिए आज़ाद किया जा रहा है, तो उसमें बताना पड़ता है कि आपने आज से पहले कितनी बेलें लगाई हैं। इन तीनों सवालों के जवाब झूठ में दिए गए उस बेल में जो मुल्तान से हासिल की। आप लोगों तक ऑर्डर पहुंचा है, हमने अदालत से उसका मेमो हासिल किया। हकीकत ये है कि 7 जुलाई को लाहौर में बेल अप्लाई हुई, 7 दिन का वक्त दिया गया। वो 7 दिन का वक्त जो कि क्रिमिनल माइंड है उसने मचल के भी जमा नहीं कराए और वो बेल अवेल नहीं की। उसके बाद 14 को जब वो बेल एक्सपायर होती है तो 15 को वो भावलपुर बेंच पेश होता है और भावलपुर बेंच में कोर्ट डिस्क्लोज़ करता है कि जी मैंने लाहौर बेल अप्लाई की थी, मुझे 7 दिन मिले थे मगर मैं किसी वजूहात की वजह से नहीं जा सका कराची। तो भावलपुर बेंच इससे इम्प्रेस नहीं होती और कहती है मजाक नहीं लगा हुआ कि आप जब आएंगे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ लेके जाएंगे। तो चूँकि वो एंटरटेन नहीं कर रहे थे, इन्होंने विड्रॉ कर लिया आफ्टर आर्ग्यूइंग एट सम लेंथ। उसने फाइनलिटी अचीव कर ली थी। इनको दोबारा कोई बेल अगर लगानी थी तो भावलपुर लगाते, मगर इनको ये बात समझ